बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉक 5 पार्ट 2। तो लास्ट मॉक के पार्ट 1 में मैंने आपको लास्ट एक ऑप्शन दी थी और क्वेश्चन नंबर 21 था, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में होती हैं बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती। तो कंट्रोल अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। ओवरहेड अब्जॉर्ब, जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को यूनिट्स में अब्जॉर्व करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो हम अब्जॉर्व करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहाँ पे होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी IS 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज़ होती है। तो कौन सी दो चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती? नंबर 1 इज़ कॉस्ट वेरिएंस एंड नंबर 2 इज़ पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग फिजिकल इंस्पेक्शन को कहते हैं। पीरियड बाद हम जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, फिजिकली गुड्स को देख रहे हैं और रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये दो ऑप्शंस कहाँ पे होती हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कहाँ पे नहीं होती? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती। तो होपफुली आपने भी यही ऑप्शन लगाया होगा, बट आप में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उम्मीद है अब जिसने नेक्स्ट की वीडियो देख रहा है उसको ये बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजटेड ओवरहेड स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी with two production departments A and B. Overhead category, total overheads, apportionment basis, insurance of machine 300,000 and apportionment basis is cost of machinery, factory cleaning, floor area occupied, employee cost, number of employees. Further information is available as follows: Department A, B in total. Cost of machinery 1,500,000, 1.5 million. Floor area 20,000, 5,000, 25 total. Number of employees are 120 total. What is the total apportion overhead for Department A? डिपार्टमेंट ए को क्या ओवरहेड अब अपॉर्शन मिलेगा? तो देखो, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी है और हमने इसको जो अपॉर्शन करना है वो किस बेसिस पे करेंगे? देखें, ए की कॉस्ट कितनी है? 1, टोटल कितनी है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 300,000। तो ये अपॉर्शन हो गया ए का हिस्सा। फिर दूसरा देखें, फ्लोर एरिया टोटल कितना है? 25। ए ने कितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100,000। ये अपॉर्शन हो गया ये कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट हमने कौन सी अपॉर्शन करनी है इसे? एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉय कॉस्ट विच इज़ 360,000। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर। सो टेक अ कैलकुलेटर and then find out 1 by 1.5 into 300,000, 20 by 25 into 100,000 and 72 divided by 120 multiplied by 360. And when we add them 1, 2 and 3 values, we will get the answer. So it's a very simple question. ये मुझे लगता है MA1 और MA2 रिलेटेड है। होपफुली आपको यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। The following data relate to a process. Input 1000 units at a cost of 2700. Output is 860. Normal loss is 10% of input. What is the cost per unit of the process output? हमने क्या पढ़ा था? Cost divided by expected output. What is expected output? इसमें से 10% माइनस कर दें नॉर्मल लॉस, तो 900 is expected output. It's 3
3 per unit is the answer. जी तो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहता है प्रोडक्ट हैज़ अ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ 80 per unit and a standard contribution of 18 per unit. In the last period, the sale volume contribution variance was 3600. Adverse. The management accountant calculated that if the company had used standard absorption costing, the sale volume profit variance would have been 2000 adverse. ठीक है। कहता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड absorption कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप देखें स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना था, 80 की सेलिंग प्राइस है और 18 कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास कितना आ गया 62। ये है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। आपसे पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर देना है, फिक्स कॉस्ट भी हमने इसमें ऐड करनी है। वो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, फिर ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कॉस्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मार्जिनल कॉस्ट है। 52 भी नहीं हो सकती। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये कॉस्ट 8 इसमें ऐड होगा और यहाँ पे टोटल क्या आएगी, 70 आएगी। कैसे आएगी ये हमने फाइंड करना है। अब कॉमन सेंस यूज़ करके हमने वैल्यू तो निकाल ली, आंसर भी निकाल लिया, बट ये आंसर क्या है। देखें, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान जो फ़र्क है वो फिक्स कॉस्ट है और वो फ़र्क कितना है, 1600 का है। ये तो हमें पता चल गया। अगर अब हम देखें कि हमारे पास जो 3600 कंट्रीब्यूशन आ रहा है और वो एडवर्स आ रहा है, ठीक है, और एक यूनिट का स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं 3600 को डिवाइड करें कितने से, 18 से। तो 3600 डिवाइडेड बाय 18, इसका मतलब ये आ गया 200। तो यूनिट्स कितने, 200, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1600। तो 1600 डिवाइडेड बाय 200 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 8। तो जब मैं इसमें 8 ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। हम अभी जो नेक्स्ट मॉक 6 भी देखेंगे उसमें भी एग्जामिनर ने यही सवाल रिपीट किया हुआ है। तो मैंने आपको बगैर सॉल्व किए हुए पहले आंसर निकाला, फिर हमने सॉल्व करके भी देखा कि इसका आंसर किस तरह 70 आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following could describe the purpose of a mission statement? Mission statement का purpose क्या होता है? To state the goal of an organization? Yes. To inform investors about financial performance? No, it's not an objective of mission statement. To form a contract between a business and its customer? No, so it's one only. Next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Which two of the following could be example of areas where a profit center manager should be able to exercise control? Sale price variance, depreciation of plant, material usage, head office apportion cost। देखें, हेड ऑफिस अपॉर्शन कॉस्ट पे उसका कंट्रोल नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो किन दो चीज़ों पे कंट्रोल है, मटेरियल को कैसे यूज़ करना है और जो सेल प्राइस है वो फेवरेबल या एडवर्स उसको सेट करेगा। तो ये दो कंट्रोलेबल है, बाकी दो कंट्रोलेबल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। The following statements set out to explain why it is necessary to distinguish between production and non-production cost. Are they true or false?
टू फैसिलिटेट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हम प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में इसलिए भी फैसिलिटेट करते हैं कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में फैसिलिटेशन हो। यस, क्योंकि हम प्रोडक्शन ऑफ रेट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं, नॉन प्रोडक्शन को नहीं करते, ये बात ठीक है। टू एस्टेब्लिश पीरियड कॉस्ट, यस, पीरियड कॉस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी हम प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन में स्प्लिट करते हैं। A firm monitors labor turnover. At the beginning of the year, staff members were 1600. During the year, 860 staff left and 260 of these were replaced. What is the labor turnover rate? Employees who require replacement divided by average employees. Average employees कैसे निकाले जी? Employees at the start of the year 1600 और एंड पे कितने हैं? 860 चले गए, 260 और ऐड हो गए, तो एंड पे आ गए 1000। तो एवरेज कितनी आ गई? 1300 एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 1300 into 100, what will get? This is labor turnover. 260 divided by 1300 into 100. Yes, it's 20%. चेक कर लें आप इसको। Next is question number 29. The following budget for the next period has been based on an output of 10,000 units. Sales, variable cost, fixed cost, profit. What is the contribution per unit? तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास contribution आ रहा है 30,000, कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का है, तो पर यूनिट कितना आ गया? ये 300,000 है। 500,000 माइनस 200,000, इट्स 300,000। कितना आ गया? 30 पर यूनिट। What is the contribution per unit? It's 30. Next, question number 30. In which of the following businesses would service costing be used? Dressmaker, baker and hairdresser. हमने क्या पढ़ा था? सर्विस कॉस्टिंग यहाँ कहाँ भी यूज़ की जाती है? जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट ना हो, टेंजिबल प्रोडक्ट ना हो, तो इट्स 3 ओनली। Question number 31. Who would research the way that budgetary information is used to evaluate managerial performance? For each of the following Hopewood style of performance evaluation, what are expected consequences of personal relationship within a responsibility center? Non-accounting style, good relation, or budget constraint style, poor relationship. क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्या कहते हैं? द फॉलोइंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस अकर इन अ पीरियड. एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज 1710 adverse. Volume variance is 3650 favorable. Efficiency is 4220 favorable. Capacity is 570 adverse. What was the total fixed production overhead variance? देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस किसके इक्वल होता है? दो चीज़ों के। एक फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड नंबर 2 फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और इस वॉल्यूम वेरिएंस को हम आगे स्प्लिट कर सकते हैं कैपेसिटी या एफिशिएंसी। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल फिक्स प्रोडक्शन।
वो ये दो होते हैं 1 और 2, हमें 4 दिए हुए। तो ये इन दोनों को जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी इसके इक्वल होता है। तो अगर हम ये दो ले रहे हैं फिर हम ये नहीं लेंगे, अगर ये ले रहे हैं फिर ये दो नहीं लेंगे। देखो वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, फेवरेबल, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है, एडवर्स। तो इन दोनों को नेट कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू measuring the performance of a charity which provides aid to starving people. The value of the benefit are difficult to measure in monetary terms. Yes. अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, तो आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना मुश्किल है, बेनिफिट्स जो आप दे रहे हैं। ओनली नॉन फाइनेंशियल फाइयर्स कैन बी यूज टू मेजर देयर परफॉर्मेंस। नो, आप फाइनेंशियल मेजर्स भी देख लेते हैं, आप ये भी तो देख सकते हैं ना, कॉस्ट पर पर्सन क्या आई है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। measurable objectives cannot be set। measurable objectives सेट किए जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है हम उनसे सेट नहीं कर सकते। सो वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। एबीसी को हैव 1 million to invest for a 2 year period. The bank has offered the following alternative interest rates: 2 year simple interest at 5% per annum, 2 year compound interest at 4% per annum. Interest is payable at the end of each year. How much less interest will APC earn if they take the compound interest deal? हम दोनों में हम फाइंड कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि दोनों का जो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 1 मिलियन का 5%, अगले साल भी 1 मिलियन का 5% आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और दूसरे में हम क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा सकते हैं। कैसे, पहले 1 मिलियन का 4% और जो अब वैल्यू आएगी उसका फिर 4% लिया जाएगा जो कि पिछले से ग्रेटर आएगी। या दूसरा हमने क्या पढ़ा है, कंपाउंडिंग का क्या पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। इंटरेस्ट उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करें तो इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा। देख लेते हैं। 5% ले लें अगर, $50,000 फॉर ईयर 1 एंड 50,000 फॉर ईयर 2, तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख इंटरेस्ट। और दूसरे तरीके में क्या आएगा, $81,600। कितना कम आ रहा है, इट्स 18,400 टू द नियरेस्ट डॉलर। हमने काम कर लिया। तो लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल में क्या कहता है, लास्ट एमसीक्यूज है, the sale trend of a product is represented by the equation y is equal to a plus bx, where y is the sales units in a quarter, a is 40,000, b is 1,000, x is the quarter number.
For example, year 1, quarter 1 is 1, year 2 and quarter 2 is 2, quarter 3 is 3, 4 is 4. Seasonal variation are applied as a proportional of the trend, and the actual sales in the year 1 and quarter 1 were this. It has been decided that this year 1 data is to be used to forecast sales in year 2. Using the multiplicative time series model, what are the forecast sales for year 2 quarter 1? अब याद रखें, हमने बड़ी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा था। फोरकास्ट कैसे आता है? फोरकास्ट इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है। एडिटिव होता तो हम ऐड कर रहे होते। सो हमने ट्रेंड कैसे फाइंड करना है? ट्रेंड अगर आप देखें, ट्रेंड किस तरह फाइंड होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो क्वार्टर 1 में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी एक्स 40,000 जमा 10,000 इंटू 1, तो ये आ गया था 50,000। जब इधर 2 करूँगा तो ये 20 प्लस 60 हो जाएगा। फिर इधर 3 करूँगा तो ये 70 हो जाएगा। इसी तरह 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रेंड क्या शो कर रहा है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,000 का इंक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब जब ईयर 2 का क्वार्टर 1 होगा तो उसमें ट्रेंड क्या आ चुका होगा? 90,000। दिस इज 90,000। ये तो एक फैक्टर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सीजनल वेरिएशन से। सीजनल वेरिएशन कितनी है? देखो, ट्रेंड और जो एक्चुअल का डिफरेंस होता है वो सीजनल वेरिएशन आती है। तो यहाँ में हम क्वार्टर 1 का अगर हम ट्रेंड देख लें, अपनी सीजनल वेरिएशन देख लें, तो वो कितनी है? इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, कितना आ रहा है? 244। अब इन यूनिट्स का डिफरेंस लें, कितना आ रहा है? 47,560। 50,000 माइनस 47,560। इट्स, ठीक लिख रहा था, 2,440। ये क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब सीजन की वजह से इतनी कम सेल्स हुई। तो ये कितनी कम हुई है? अगर हम परसेंटेज में देखें, 2,440 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 47,560। तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज आ गई। तो इसका मतलब इधर भी इतनी, इस क्वार्टर में भी ट्रेंड से इतनी कम सेल्स होंगी। तो वो जो आप परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद इधर आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें, 2,440 डिवाइडेड बाय 47,560 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5.13 कम सेल्स हुई। एक्चुअली कितनी हुई है? 94.87। 94.87। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 94.87 से, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 94.7, तो ये आ गया 85383। इसको ज़रूर देख लें। अगर इसमें मेरे से करते हुए कोई मिस्टेक हुई है तो आइडेंटिफाई भी ज़रूर कर दें, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया। स्टिल अगर आपको कोई इशू नज़र आ रहा है तो ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। तो ये आज हमने अपने 5 मॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, एमटीक्यूज़ ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। जैसे ही हमारा 6 मॉक हो जाएगा, 6 के बाद हम दोबारा से एमटीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।